प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं फिर से आपके क्लास 12 के 10th लेक्चर में। ये क्लास 12 का 10th लेक्चर चल रहा है मैग्नेटिज्म और मैटर का। जो लोगों ने नहीं देखा है पिछला लेक्चर वो जाकर के फटाफट से देख लें ताकि चीजें आपके लिए आगे में आसान हो जाए। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके पदार्थ के मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में फिर से बात करने, क्योंकि आप जानते हैं कि पदार्थ के अंदर मैग्नेटिक टेंडेंसी क्यों आती। तो अब मैग्नेटिक टेंडेंसी आने के पीछे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का स्पिन मतलब चक्रण और आपके उसी अक्ष पर घूर्णन रोटेशन। तो ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलती है। लेकिन अब हमने कल बता दिया था कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, सम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके वजह से ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब अणुचुंबकीय पदार्थों में ये क्या होता है आइए देखते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम लोग ये प्रॉपर्टी देखते हैं, मतलब मैग्नेटिक टेंडेंसीज देखते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि आपने पता किया था कि उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो एक का मूवमेंट दूसरे के मूवमेंट को कैंसिल कर देता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसे पदार्थ जिनके अंतिम कोश में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड का मतलब 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, इस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, विषम इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे पदार्थों को हम अणुचुंबकीय की कैटेगरी में रखते हैं। अणुचुंबकीय कैटेगरी का मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के आसपास ये इसके ऑर्बिट होगी। ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। मान लेते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन है जो कि एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, विषम इलेक्ट्रॉन है। विषम इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है कि एक की स्पिन ये इधर से है और एक की स्पिन ये इधर से है। तो एक की ये वाली स्पिन और एक की ये वाली स्पिन, ये दोनों का मोमेंट कैंसिल हो गया। लेकिन जो ये अगला वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी, क्योंकि ये तो पेयर्ड हो गया, ये जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी दूसरे पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के होगा, स्पिन के लिए होगा। तो ये उसी ऑर्बिट में ये ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है, लेकिन ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ होगा और एंटी क्लॉक घूमेगा तो भी। मतलब इस तरीके से संपूर्ण पदार्थ में ऐसे एटम्स में ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने एक एक स्पिन के वजह से मैग्नेटिक मोमेंट मतलब चुंबकीय आघूर्ण बचा लेंगे और वो कैंसिल नहीं होंगे। ये कैंसिल होंगे, ये बच जाएगा। अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन होता तो भी बचा लेता, 5 इलेक्ट्रॉन होते तो भी 2 और 2 पेयर हो जाते, 1 इलेक्ट्रॉन का स्पिन बच जाता। इस तरीके से संपूर्ण पदार्थ में एक एक स्पिन के बच जाने के वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है और ये समस्त एक एक छोटे छोटे एटम्स बिहेव करते हैं एक छोटे बार मैग्नेट के तरह, छोटे बार मैग्नेट स्मॉल दंड चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। और ये छोटे दंड चुंबक का अरेंजमेंट पूरे पदार्थ में रैंडम होता है, क्योंकि ये अरेंज होते नहीं है ड्यू टू टेम्परेचर, थर्मल इफेक्ट वगैरह। तो इसकी वजह से वो एक दूसरे की दिशा में होते नहीं है, इरेगुलरली मेंटेन होते हैं और क्या देते हैं, चुंबकीय गुण देते हैं। और ये चुंबकीय गुण अणुचुंबकीय गुण कहलाते हैं, क्योंकि हर एक एटम यहाँ पे चुंबक है। ओके, तो वह पदार्थ जिसमें परमाणु के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में अथवा अयुग्मित रूप में पाए जाते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। बात समझ आ गई? मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंस चूंकि
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण एक इलेक्ट्रॉनों का प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण शेष रहता है जो एक छोटे या सूक्ष्म दंड चुंबक के भांति व्यवहार करता, ठीक है, व्यवहार करता है। तो बेसिकली ये है रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो एक छोटे दंड चुंबक के भांति व्यवहार करता है। अब हम बात करेंगे कि अगर मैं बात करूं किसी पदार्थ में ऐसे छोटे दंड चुंबक की संख्या कितनी होगी, तो कोई गिनती है नहीं, बहुत सारे होंगे, इनकी काउंटिंग बहुत ज्यादा होती है। अब हम अगर बाहर से कोई चुंबकीय क्षेत्र न लाए, मतलब अगर हम किसी बाहर से चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना न करें, तो ये जो छोटे दंड चुंबक होते हैं वो कुछ सामान्य तापक्रम पर, नॉर्मल टेम्परेचर पे वो अनअरेंज होंगे और इधर उधर डिस्टर्ब होंगे, एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। तो कुछ इस तरीके से इनका डायपोल मोमेंट होता है। ये छोटे छोटे आप एरो देख रहे हो ना, ये एक छोटे छोटे एरो एक छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट को, परमाणु चुंबक को रिप्रेजेंट करता है। ये परमाणु चुंबक, ये छोटे छोटे परमाणु चुंबक है। और किसी पदार्थ में ये परमाणु अरेंजमेंट जो है वो रैंडम, मतलब अनियमित रूप से होगा। ओके, तो ये मेन डायग्राम है कब, जब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, एब्सेंस हो, मतलब कि एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये है आपका डायग्राम, मेन डायग्राम ये है बच्चों, ये डायग्राम बनाना है, ये समझने के लिए मैंने सिर्फ बनाया है। ओके, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में यह परमाणु चुंबकों का अरेंजमेंट, व्यवस्था इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से अनियमित, इस प्रकार से अनियमित रूप से होती है कि इनका नेट आघूर्ण, ये आघूर्ण कौन सा आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण शून्य रहता, और ये पदार्थ कोई चुंबकीय भार नहीं दिखाएगा। मतलब अगर मैं सामान्य तापक्रम पे बात करूं तो कोई भी अनुचुंबकीय पदार्थ कोई भी चुंबकीय भार नहीं देगा। वो जेन्युइन है, नहीं भी देना चाहिए, क्योंकि ये तभी दिखाएगा अपना व्यवहार जब बाहर से चुंबकीय क्षेत्र में आएगा। इसमें एटॉमिक मैग्नेट है, लेकिन ये बिहेवियर अभी ये मैग्नेटिक नहीं दे रहा है। अब मैं बाहर से क्या लाऊंगा, बाहर से चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो आइए चेक करते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, अब उपस्थिति में होगा क्या, ये सब वो समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है मेरे पास वही पदार्थ जिनमें क्या है, वो छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट है। और आप जहां बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आते हो, तो ये छोटे छोटे जो एटॉमिक मैग्नेट है वो फील्ड के डायरेक्शन में आकर के संरेखित होने शुरू कर देंगे। तो ये लीजिए, सारे मैग्नेट देखिए जो अस्त व्यस्त थे वो धीरे धीरे फील्ड की वजह से अरेंज होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट का काम क्या है, फील्ड में अलाइन होना, संरेखित होना। तो सारे एटॉमिक मैग्नेट धीरे धीरे फील्ड की दिशा में संरेखित होना प्रारंभ कर देते हैं। अब इसके संरेखण से क्या किसी एक का डायपोल मोमेंट दूसरे से कैंसिल आउट होगा? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि सब के सब एक ही दिशा में है तो सब के सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, उनका नेट डायपोल मोमेंट अब जीरो नहीं होगा, अब ये नॉन जीरो होगा। याद आ रहा है, इससे पहले इनका सारा मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे के इधर उधर अनियमित दिशा में होने के कारण कैंसिल आउट होता था, लेकिन अब ये नहीं होगा। इसका मतलब कि ये फील्ड के डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान दीजिएगा, जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाया। और ये जो आपने टॉपिक लिखा है वो प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आप बाहर से लाते हो ये सारे अरेंज हो गए, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, उपस्थिति में पदार्थ के सूक्ष्म परमाणु चुंबक क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगते हैं, संरेखित होने लगते हैं, जिससे इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं रहता तथा यह चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये सभी छोटे छोटे चुंबक हैं तो क्षेत्र की दिशा में ही अलाइन होंगे, इसीलिए तथा इसकी दिशा या एवं इसकी दिशा क्षेत्र की मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहती है, ठीक। तो इस तरीके से आपके अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार देते हैं, ओके। तो अब हम बात करेंगे आपके लौ चुंबकीय पदार्थ के बारे में। लौह चुंबकीय पदार्थ, तो लौह चुंबकीय पदार्थ मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ का एक विस्तृत रूप है। अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होते थे, छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट मिलते थे जो कि विदाउट एब्सेंस मतलब ये इधर उधर अरेंज रहते थे। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ उसका विस्तृत रूप कहने का मतलब है इसमें ऐसे ऐसे एटॉमिक मैग्नेट बहुत सारे हैं, लेकिन बिना बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में भी इनके छोटे छोटे बहुत सारे बंचेस होते हैं जिनको हम लोग प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। हर प्रभाव क्षेत्र छोटे छोटे मात्रा में अनियमित रूप से चुंबकीय आघूर्ण के रूप में वितरित रहते हैं और हर छोटे छोटे प्रभाव क्षेत्र का नाम रखा गया है डोमेन। तो हर पर्टिकुलर प्रभाव क्षेत्र जो कि डोमेन कहलाता है, डोमेन के अंदर में छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट होंगे जो कि किसी निश्चित दिशा में पहले से संरेखित रहते हैं और इस तरीके से ये पूरे पदार्थ में अनियमित रूप से वितरित होंगे। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थों के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से आइए इसका स्ट्रक्चर देखा जाए। तो इसमें बहुत सारे पहले से प्रभाव क्षेत्र मौजूद होते हैं, कुछ इस तरीके से प्रभाव क्षेत्र यहां बना रखा हुआ है। तो ये ठीक, तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे बंचेस, बहुत सारे प्रभाव क्षेत्र बने हुए हैं। हर प्रभाव क्षेत्र में छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट हैं जो कि किसी एक ही दिशा में पहले से अरेंज हैं। देखिए ये इस तरीके से, इसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सब भी किसी एक दिशा में पहले से ये बने हुए हैं, अरेंज हैं। ये देखिए ऐसा ही काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एटॉमिक मैग्नेट है, वो बिना मैग्नेटिक फील्ड के ही किसी दिशा में है। ये इसी फील्ड में किसी दिशा में बने हुए हैं, ये किसी दिशा में बने हुए हैं,
ये जो आप छोटे छोटे ब्रांचेस देख रहे हो ये अनियमित आकार के होते हैं और इनका जो पर्टिकुलर डायमीटर होता है या फिर पर्टिकुलर स्पेस होता है वो बहुत छोटा होता है, जो लगभग 10 टू दी पावर -5 से लेकर के 10 टू दी पावर -7 पर मीटर क्यूब तक होता है। इनका जो स्पेस होता है वो बहुत छोटा होता है और इतने छोटे स्पेस में इतने इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट बने हुए हैं किसी निश्चित दिशा में। सबका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ होगा और ये विदाउट एनी फील्ड है। ओके, तो लॉ चुंबकीय पदार्थ, लॉ चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ का विस्तृत रूप है, पदार्थ का विस्तृत रूप है जिसमें छोटे परमाणुवीय चुंबक, परमाणुवीय चुंबक छोटे क्षेत्र में या प्रभाव क्षेत्र में निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में संरेखित रहते हैं, जिसे डोमेन कहते हैं। इन डोमेनों की संख्या पदार्थ में प्रचुर मात्रा में, मतलब काफी मात्रा में होती है तथा प्रत्येक डोमेनों में चुंबकीय आघूर्ण होता है। ठीक, तो इस तरीके से यहां पर हर डोमेनों में पर्टिकुलर अपना चुंबकीय आघूर्ण है, निर्धारित अपना छोटा बड़ा देखने को मिलता है और विभिन्न दिशाओं में देखने को मिलता है। ओके ओके, प्रत्येक डोमेनों में ये जो छोटे छोटे आप एटम देख रहे हैं इसे हम एटॉमिक मैग्नेट कहते हैं और इन एटॉमिक मैग्नेट की जो संख्या होती है वो लगभग 10 टू द पावर 17 से लेकर के लगभग 10 टू द पावर 21 तक होती है। ओके, एटम तक। तो प्रत्येक डोमेनों में परमाणुवीय चुंबक लगभग 10⁻17 से 10⁻21 तक होती है। ठीक है, ये हो गया। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र न होने पर ये अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि सबके डायपोल मोमेंट मतलब चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और इनका प्रभावी रूप से चुंबकीय क्षेत्र देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ऊपर का मिटा देते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है कि नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य रहता है। नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या रहता है? शून्य रहता है, मतलब ये इफेक्टिवली चुंबकीय भार नहीं देंगे।
बाहर से अगर चुंबकीय क्षेत्र आएगा तो इनका व्यवहार कैसा होगा, इसके बारे में जानेंगे बच्चों हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, लेक्चर्स को कंप्लीटली नोट करिएगा।